वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। तो पिछले पेज पर जो बाबा जी बता रहे थे वो यही समझा रहे थे कि मनुष्य ने अब तक जो भी कार्य किया वो भय और प्रलोभनवासी किया। न्याय को मनुष्य आज तक समझा नहीं। न्याय को नहीं समझा तो संबंधों की पहचान नहीं होगी, संबंधों की पहचान नहीं होगी तो मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा। मूल्यों का निर्वाह होने के लिए संबंधों की पहचान और उन संबंधों में जो अपेक्षित मूल्य है उनकी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन यहां तो संबंधों की पहचान ही नहीं है। हमारे संबंध भी जो है वो संकीर्णता में होते जा रहे हैं। पिछले अगर 100 सालों का इतिहास देखें और अपने परिवारों को देखें तो परिवार में एक साथ 10-10, 12-12 बच्चे खेलते थे और वहां कोई मेरा अपना पराया नहीं था। सब बच्चे एक ही परिवार के होते थे। उससे पहले 200 साल का इतिहास अगर देखा जाए तो सारे ग्राम के बच्चे ही वो पूरे ग्राम के बच्चे होते थे। अगर गांव का एक भी बच्चा कोई गलत हरकत करता था, कोई शरारत करता था, तो उस गांव का कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उसको समझा सकता था, डांट सकता था, पीट सकता था। उसके बाद पुनः परिवारों में संकीर्णता आई और अब परिवार बट गया, मेरा परिवार तेरा परिवार। यहां तक भी अगर देखा जाए तो एक परिवार में 5-6 भाई बहन एक साथ रहते थे, अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जिसको हम संयुक्त परिवार से संबोधित करते थे। तब से लेकर अगर आज तक की हम यात्रा देखें, उस परिवार में भी अगर बड़े भाई ने छोटे भाई के बेटे को डांट दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर छोटे भाई ने बड़े भाई के लड़के को गलत करते हुए देखा और पीट भी दिया तब भी कोई शिकायत नहीं होती थी। स्कूल में अगर अध्यापक भी बच्चे को पीट देता था और बच्चा घर पे आके शरारत की अपनी रिपोर्ट करता था कि तो आज मुझे घर पे दादाजी टीचर ने पीटा है, तो बिना कोई सवाल पीछे बच्चे की पिटाई पहले होती थी। अभी तू इतना बड़ा हो गया कि टीचर की शिकायत कर रहा है, तूने कोई गलती की होगी इसलिए तेरे को अध्यापक ने मारा है, पीटा, डांटा है। उसके बाद परिवार और भी संकीर्ण होते चले गए और वास्तव में देखें तो ये परिवार संकीर्ण नहीं हो रहे, ये हमारे विचार, हमारी मानसिकता संकीर्ण हो रही है। संकीर्णता का अर्थ है तंग होना, टाइट हो जाना। और आज क्या हो गया है परिवारों में, अभी भी कुछ परिवार बचे हैं जहां पे दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, बेटा जी और बेटी जी एक साथ रहते हैं। लेकिन शहरों में देखें तो केवल परिवार में मम्मी पापा और 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जितने भी जैसा है। यानी परिवार और संकीर्ण हो गया और यहां पर संकीर्णता विचारों में भी आ गई है। अब अगर मेरा बड़ा भाई मेरे बच्चे को डांटता है तो तुरंत मेरी आंखें बदल जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, संबंधों की पहचान खत्म हो गई है। संबंध को पहचान ही नहीं है और संबंध को पहचान भी रहे हैं तो केवल एक परिवार की नजर में पहचान रहे हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे पापा। इससे ज्यादा हम परिवार को नहीं पहचान रहे हैं। जबकि यहां जिन संबंधों की बात बाबा जी कर रहे हैं, संबंधों की पहचान की, ये सार्वभौम व्यवस्था में जितने भी मानव हैं, जितनी भी चारों अवस्थाएं हैं, उनके साथ संबंध पहचानने की बात हो रही थी। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार एक पेट्रोल पंप जो हवा भरने वाला, उसके साथ भी मेरा संबंध है। भले मेरे पास गाड़ी ना हो, मेरे पास साइकिल तक नहीं है, लेकिन एक जो पंचर लगाने वाला बैठा है उसके साथ भी मेरा संबंध है। दूर कहीं कोयले की खदान से कोयला निकालने वाले मजदूर के साथ भी मेरा संबंध है, क्योंकि वो कोयला निकाल रहा है तो वो कोयला बिजली घरों में जा रहा है, वहां बिजली का निर्माण हो रहा है और वही बिजली मैं अपने घरों में प्रयोग कर रहा हूं। सुन लो, सुन लो, छोड़ दो उसको और सुन लो। तो यहां अगर मैं चारों तरफ अपने झांकता हूं तो संबंध तो है ही, उन संबंधों को पहचानना है। बाबा जी यही बता रहे हैं कि अब तक मानव जाति ने संबंधों को पहचाना नहीं। संबंधों को नहीं पहचाना तो मूल्यों की बात ही छोड़ दो।
पीछे भी इसी बुक में बाबा जी ने कहा है कि मनुष्य ने हर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया है। एक मोबाइल का मूल्य क्या है, उसके रिचार्ज का मूल्य क्या है, एक किताब का मूल्य क्या है, पेन, पेंसिल, कॉपी, इनका मूल्य क्या है, ये सारी चीजें मनुष्य ने निर्धारित कर दी हैं। लेकिन मानव मूल्य क्या है, आज तक कोई भी निर्धारित नहीं कर पाया। तो ये जो 18 मूल्य है, यही मानव के मूल्य हैं। टोटल 30 मूल्य हैं। इन 30 मूल्य पर भी हम बात करेंगे आज। तो बाबा जी यही कह रहे कि मूल्य को नहीं पहचान पाए तो मनुष्य जो है वो जो जीने के आयाम है, 5 आयाम, उसमें ढंग से नहीं जी पाए। हर मानव को देख लो, किसी से भी पूछ लो, वो सुख चाहता है। सुख का अर्थ ही समाधान है। तो अन्य शब्दों में कहा जाए तो हर मानव समाधानित होना चाहता है। मानव को सुख कब होगा? जो वो समस्या से मुक्त होगा। समस्या से मुक्त होने का नाम ही है समाधान। तो हर मानव समाधानित होना ही चाहता है। उसके बाद परिवार में क्या चाहता है कि मेरे परिवार में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, मेरी परिवार की आवश्यकताओं की जितनी वस्तुओं की जरूरत है वो सब पूरी होती रहे, ऐसा सर्व मानव चाहता ही है। इसे समृद्धि का भाव कहते हैं। तीसरा, हर मानव ये चाहता है कि मैं इस संसार में कहीं भी आ जा सकूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो, मुझे कोई प्राण भय, मान भय, इस प्रकार का कोई भय ना हो। यानी संसार से डर खत्म हो जाए, समाज में अभेदा आ जाए। और तीसरा कि मैं प्रकृति की चारों अवस्थाओं के साथ जीना समझ सका। मुझे प्रकृति में कैसे जीना है ये मुझे आ जाए, जिसको सह अस्तित्व कहते हैं। ये सह अस्तित्व जो है, ये कहाँ है? ये अनुभव में है। अनुभव कहाँ है? अनुभव कौन करता है? आत्मा अनुभव करती है। जब हम जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो जीवन क्रिया में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जो बैठा हुआ है आत्मा, वो आत्मा अनुभव करती है। और वो आत्मा कहां अनुभव करती है? व्यापक में अनुभव करती है। व्यापक इस खाली स्थान में। व्यापक में क्या अनुभव करती है? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व क्या है? व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई। व्यापक क्या है? ये श्याम और संजय, तुम्हारी समझ में शायद व्यापक ना आया हो, तो व्यापक के लिए कल तुम अंजलि से या स्नेहा से किससे मिल सकते हो, ये व्यापक को समझाएगी। हम जो बात कर रहे हैं ना, व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाइयां, यही सहअस्तित्ववाद है, यही अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। जो आज हम समझ रहे थे चारों अवस्थाएं, इन चारों अवस्थाओं को ही इकाई बोलते हैं। इकाई का मतलब है हर एक यूनिट, हर एक पौधा, हर एक पदार्थ, हर एक मानव, हर एक जीव जंतु, ये चारों तरफ से व्यापक में संपृक्त है। व्यापक का अर्थ है हमारे चारों तरफ ये जो खाली स्थान फैला हुआ। अभी आप देखो, आपके और पुस्तक के बीच में खाली जगह है। आप अपने चारों तरफ घूम के देखो, कमरे में आपके और जो अन्य इकाइयां हैं उनके बीच में खाली स्थान है। इस खाली स्थान को ही व्यापक कहा। किसी दिन स्कूल में मैं आया और मुझे एक मौका और मिला आपके साथ बात करने का। कल मुझे एक बार स्कूल में पुनः आना है, अपने स्कूल से छुट्टी करनी है मुझे। कल राजेश मैडम का उनके स्कूल में ज्वाइन करवाना है। तो अगर मुझे मौका मिला, स्कूल से छुट्टी मिली, तो मैं कल आते हुए भी आपकी एक क्लास ले सकता हूं। तो सभी बच्चे 2:30 बजे तक के लिए तैयार होकर आए, अपने घर वालों को बोल दी। अगर मैं कल आया, पूरे दिन की मैंने छुट्टी ली, तो मैं कल आपको एक सेशन वहां भी लेके आऊंगा, ये सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य इकाइयों के बारे में। अस्तित्व जो है उसको पूरा खोल देंगे फिर हम कल। आज कुछ आज हो गया था, कुछ कल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं मानव? मानव ने अभी तक व्यवस्था में जीना नहीं सीखा है। कि आज संजय और श्याम को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चारों जो अवस्थाएं हैं उनके साथ मानव ने जीना सीखा ही नहीं सीखा है, तो वो अपने 5 आयामों में मनुष्य अपनी भागीदारी नहीं कर पा रहा है। कौन सी? ये 5 आयाम कौन कौन से हैं?
शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनय में कोष। जब मानव व्यवस्था में रहना सीख जाएगा तो इनकी भागीदारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यवस्था में रहने का ही मतलब है भागीदारी करना, अपनी उपयोगिता और पूरकता को समझकर स्वतः ही अपनी सेवाएं देना। अब हम पेज नंबर 57 का अध्ययन शुरू करते हैं। इस विधि से हम परिवार व्यवस्था में जीने के पांचों आयामों में भागीदारी करने से समग्र व्यवस्था में भागीदार होते हैं। इस तरह से मानव के लिए निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट साहस बन जाता है। न्याय के बाद आता है धर्म। हम 3 चीजों पर बात करते थे। अभी जो तुलन की हमारी दृष्टि है वो न्याय धर्म सत्य वाली दृष्टि नहीं है। अभी क्या है, जीवन क्रिया में 4.5 क्रिया में रहते हुए जो तुलन हम कर रहे हैं प्रिय हित लाभ के आधार पर कर रहे हैं। प्रिय हित लाभ से हमें न्याय धर्म सत्य पर अपग्रेड करना है। न्याय को हम समझ चुके हैं। न्याय के जब अर्थ की बात करते हैं तो 4 वर्गों में वो विभाजित है। पहला, संबंधों की पहचान, संबंधों में निहित मूल्यों की पहचान, उन मूल्यों का निर्वाह और उन्हें तृप्ति, ये न्याय है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का मतलब पहले समझ ले क्या कहना था। मानव स्वयं में एक व्यवस्था है। मानव स्वयं में एक व्यवस्था है। जीवन ज्ञान में हमने पढ़ा था कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। तो शरीर अपनी व्यवस्था को संभाले हुए है, उसके अंग प्रत्यंग सही ढंग से काम कर रहे हैं। आप देखोगे शरीर के हर अंग का दूसरे अंग के साथ एक संबंध है। शरीर का हर अंग, शरीर की हर एक कोशिका वो अपने व्यवस्था को पहचान रही है और अपने से बड़े वाली व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। स्वयं व्यवस्था में रहते हुए बड़े वाली, अपने से अगली वाली जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी करना, इसी को व्यवस्था कहा गया है। तो यहां भी क्या कह रहे हैं बाबा जी, इस विधि से हम परिवार में व्यवस्था में जीने से पहले मैं समाधानित होऊंगा, समझदार बनूंगा। उसके बाद मेरी पहली व्यवस्था कौन सी है? मेरी पहली व्यवस्था परिवार। मैं परिवार में संबंधों के साथ जीता हूं। तो इसे व्यवस्था में जीने से और 500 आयु में भागीदारी करने से, यानी मैं पहले आप में समझदार हुआ। उसके बाद जो मेरी पहली व्यवस्था थी परिवार, मैं अपने परिवार में व्यवस्था के साथ जी सकता हूं। ये हो गया व्यवस्था में जीते हुए अगले वाली व्यवस्था। परिवार के बाद वाली कौन सी व्यवस्था है? समाज। तो मैं परिवार में जो परिवार की व्यवस्था थी उसको सही प्रकार से चला रहा हूं और अगले वाली जो व्यवस्था यानी समाज, उसमें अपनी भूमिका निभा रहा हूं। तो इसी को कहते हैं कि समग्र व्यवस्था में भागीदार होना। नीचे से ऊपर, पहले परिवार व्यवस्था में, आज जो हमने 4 अवस्था की थी अस्तित्व, उसके जो बाजू वाली हुई थी मानव के बाद जो इधर हमने खुला, नीचे परिवार ऊपर समाज उधर मानव कृत व्यवस्था है। तो इसी को बोला है कि मानव स्वयं में व्यवस्थित होते हुए परिवार, परिवार के बाद समाज और समाज के बाद समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तभी कहा जाता है कि मनुष्य समझदार हो गया। ऐसा करने से मानव में निरंतर उमंग, खुशहाली और साहस बनता है। ये कब हो पाता है? ये न्याय के पश्चात ही हो पाता है। न्याय के पश्चात ही मैं अपने चारों तरफ संबंधों को पहचानूंगा और उन संबंध में जीऊंगा। मैं संबंधों को पहचानकर हर प्रकार की व्यवस्था को समझूंगा, उस व्यवस्था में अपनी भागीदारी करूंगा, इससे न्याय प्रमाणित होगा। अब बात करते हैं न्याय के बाद धर्म की। धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान। धर्म का मतलब क्या है? अनुभव, प्रमाण, बोध बुद्धि में होता है। ये कब होता है? साक्षात्कार के पश्चात। साक्षात्कार के पश्चात मुझे बोध होता है। ये संपूर्ण बोध बुद्धि में होता है। इस बोध को ही समाधान कहा गया।
और यही जो है धर्म कहा गया। समाधान का मतलब ही मानव धर्म है, व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, यही अद्भुत है। अब बात कर रहे बाबा जी धर्म की। हमने पहले धर्म के बारे में जब बात की थी तो धर्म की परिभाषा थी जिससे जिसको जुदा ना किया जा सके, जिसको जिससे अलग ना किया जा सके। अभी तक अगर हम धर्म के रूप में देखें, वर्तमान में धर्म का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक मत या एक पंथ के लोग। इन्होंने संपूर्ण मानव ने अपने आप को अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। इस ग्रुप को ही नाम दे दिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्म, और लग पड़े हैं सभी धर्म की रक्षा करके, लग पड़े हैं सभी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। जबकि धर्म क्या है मानव ने आज तक जाना ही नहीं। धर्म का अर्थ है जिससे जिसको जुदा ना किया जा सके। हर मानव से पूछ लो, प्रकृति में रहने वाले किसी भी इलाके के मनुष्य से पूछ लो, वो खुश रहना चाहता है या दुखी रहना चाहता है, वो समस्या के साथ जीना चाहता है या समाधान के साथ जीना चाहता है। एक बार मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, श्याम, तुम समस्या के साथ जीना चाहते हो या समाधान के साथ जीना चाहते हो? सर समाधान के साथ। संजय तुम बताओ बेटा, समस्या के साथ जीना है या समाधान के साथ जीना है? समाधान के साथ। स्नेहा तुम्हें क्या लगता है? सर समाधान के साथ। जानवी? सर समाधान के साथ। माही? समाधान के साथ सर। अंजलि? सर समाधान के साथ। बढ़िया है। ये समाधान वाला जवाब तुम इसलिए नहीं दे रहे कि तुम जीवन में जाकर पढ़ना शुरू किया है। ये अपने भाई बहनों से भी पूछोगे, दुख के साथ जीना चाहते हो या सुख के साथ जीना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या होगा? कोई भी एक बच्चा बताए। सुख के साथ सर। समाधान के साथ। हर मानव सुख के साथ जीना चाहता है, सुख के साथ होना ही समाधान है। तो सुख एक ऐसी वस्तु है जिसे हर आदमी चाहता है। आप कभी भी सुख को मानव से अलग नहीं कर सकते। मरते दम तक आदमी सुखी रहना चाहता है। इस प्रकार हम देखें, संपूर्ण मानव का जो धर्म है वो सुखी रहना ही है। हर मानव सुख चाहता भी है, छोटा बड़ा बच्चा। अगर मैं अपने बच्चे को डांटता हूं तो इसमें मेरा सुख है। मैं क्यों डांट रहा हूं? ताकि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर ना चले। मेरी डांट को नहीं समझ पा रहा मेरा बच्चा, मुझसे प्रभावित हो रहा है, परेशान हो रहा है। आखिर वो भी सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख क्या है उसे पता नहीं। हम सबको अगर सुख के बारे में पूछा जाए तो सुख क्या है, तो हमारा जवाब होगा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छे साधन संपन्न होना, अच्छे सुविधाएं मेरे पास होना, अच्छा घर होना, अच्छा फोन होना। इन्हीं को हमने सबको क्या मान लिया है? सुख मान लिया। हमारा सारा सुख मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। सारा सुख हम वस्तुओं से प्राप्त करना चाहते हैं। और ये सारा सुख है किसके लिए? मैं पूछता हूं कि सुख किसके लिए है? मैं कहता हूं मेरे लिए। तो मेरे किसके लिए? जवाब आता है शरीर के लिए। तो जब शरीर की ही कोई गारंटी नहीं है ये कब समाप्त हो जाएगा, तो शरीर को जो सुख मिल रहा है जिन वस्तुओं से, उनकी भी कोई गारंटी नहीं। किसी भी भौतिक वस्तु की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर भौतिक वस्तु के साथ रचना विरचना होती ही है। उसका बनना बिगड़ना रहता ही है, उसका जीना मरना होता ही। इसलिए जो सुख हम शरीर के लिए चाह रहे हैं, मानव की अब तक की जो सबसे बड़ी भूल थी वो यही थी कि मानव शरीर से सुखी होना चाहता, जबकि शरीर से उसको सुख मिलता नहीं, क्योंकि शरीर स्वयं नाश्वर है, शरीर की स्वयं मृत्यु होनी है। तो इस प्रकार भौतिक वस्तुओं से जो भौतिक शरीर के लिए हम सुख पा रहे हैं, वो सुख सदा सदा के लिए तो हो ही नहीं सकता।
अब हमें ऐसे सुख की तलाश है जो सदा सदा मेरे साथ रहे। इस सदा सदा रहने वाले सुख को ही धर्म कहा गया। मानव का धर्म है सुखी रहना, इसलिए कहा जाता है मानव सुख धर्मी है। हमेशा मानव सुख के तलाश में रहता है। जब से पैदा हुआ तब से लेकर मरने तक आदमी सुख ही चाहता है, लेकिन क्या उसे सुख मिला? आज कक्षा में पुनः बच्चों के सामने एक बात दोहराई थी कि पुस्तक में लिखे बाबा जी द्वारा कहे गए किसी भी बात पर आप यकीन ना करें। बाबा जी स्वयं कहते हैं इन्हें मानना नहीं है, इन्हें जानना है। जानने के लिए जांचना है, और जांचना पहले स्वयं में, फिर परस्परता में, और फिर सार्वभौमिकता में। तो अगर तुम्हें बातें सही लगती है तो मान लेना, नहीं तो बने माने भी तुम्हारा काम चल ही रहा था सबका। जी तो हम रहे ही थे सबके सब। तो बाबा जी समझा रहे हैं व्यवस्था में रहना ही समाधान है। तो व्यवस्था में रहने से ही समाधान मिलेगा। समाधान से ही क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। समाधान ही सुख है। तो यहां पर एक नियम निकल कर आता है, नियम का विरोध ही दुख है और नियम का पालन ही सुख है। नियम का पालन का मतलब है व्यवस्था में रहना। व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के नियमों का पालन करने से ही मुझे सुख की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर मैं पहले बता देता हूँ, आप गुस्सा मत होना सर, ठीक है? देखो, आप इस चीज को भूल जाओ। अगर मैं गुस्सा होता भी हूं और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाता है तो गुस्सा भी सार्थक है। दूसरी बात, गुस्सा तुम्हारे सवाल से गुस्सा होना, मुझे क्यों गुस्सा होना भाई? मैंने भी हजारों सवाल किए थे। जब तक सवाल शांत नहीं होंगे तब तुम आगे कैसे बढ़ोगे? बताइए। सर आप सुबह एक मैम से बात कर रहे थे अपने नए स्कूल के बारे में। जी ठीक है, तो आपने वहां पे एक चीज कही थी कि वहां तो हमें काम करना भी नहीं पड़ता, वहां पे बच्चे आते हैं खुद ग्राउंड में खेलने लग जाते हैं, हम ग्राउंड में रहें या ना रहें कोई जरूरत नहीं है हमारी। बिल्कुल ठीक है, तो सर ये तो आपको अपनी ड्यूटी से ही वो हो गया ना कि आप अपनी ड्यूटी से ही भाग रहे हो। आपके ड्यूटी के जो नियम है आप उनसे भाग रहे हो। बिल्कुल। आप तो इसी में बैठ रहे हो। आपका काम तो ये है कि बाहर जाके बच्चों को खिलाना। बिल्कुल। बट तो फिर एसी में बैठ रहे हो। पहले तो हमारे स्कूल में एसी नहीं है। हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, खंडर टाइप की हो रखी, कभी भी गिर सकती है। स्कूल की संख्या बड़ी है तो छात्रों को महत्व देते हुए छात्रों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। पूरा स्टाफ रूम, सभी प्रकार के कमरे जो टीचर्स के रिलेटेड है वो पुरानी बिल्डिंग में ही। दूसरी बात, अब समझने का प्रयास कीजिए। यहां तुलना दो स्कूलों की हो रही थी, इस स्कूल की और उस स्कूल की। जब तक हम पूरी बातें नहीं समझते हमारी पूरी बात समझ में नहीं आती। वहां पूरे एक सिस्टम की बात हो रही थी। अभी ये रिकॉर्डिंग लाइन है तो ज्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग जब ऑफ करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन देखना है, एक तरफ है कि आपके हर काम में उंगली की जाती है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हर काम में आपके साथ टोका टोकी होती है। टोका टोकी होने के बाद जब आप समझदारी से काम कर रहे हैं और मैं अपनी नासमझी भी उसके साथ लगाता हूं, हो सकता कि मैं समझ के साथ हूं, तो वहां कार्य करने का मजा नहीं रहा। हम जिस स्कूल में हैं वहां 4000 बच्चे हैं, लेकिन 4000 बच्चों एक साथ जब क्लास में 6 क्लासें आती हैं और वो क्लास व्यवस्था के रूप में है। आप ये समझिए कि क्लास आती है, फुटबॉल लेती है, खेलती है और फुटबॉल रख के चली जाती है। ये व्यवस्था है या अव्यवस्था, इसको देखना पड़ेगा। यह स्कूल में क्या था, मैं भी ग्राउंड में, राजेश बहन और सुशील भाई भी ग्राउंड में। उसके बाद भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बास्केटबॉल कोर्ट में जाके बैठ गए हैं, कुछ बच्चे वहां पंखे के नीचे बैठ गए हैं, कुछ बच्चे स्टूल पर बैठ गए हैं। ये अव्यवस्था वहां पर नहीं है। आदमी को अपना योगदान वहां देना है जहां पर उसको अव्यवस्था दिखाई दे। दूसरी बात, अब जब यहां जो मुझे कार्य सौंपा गया है,
अभी कल ही मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई है, वहां पे अनुशासन के लिए मुझे काम सौंपा गया है। और मुझे प्रिंसिपल सर की एक बहुत अच्छी बात लगी, वहां कोई और अध्यापक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है वो डिसिप्लिन कमेटी के इंचार्ज थे। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, वर्मा सर ये हट्टे कट्टे हैं और चारों तरफ के बच्चों को देख के मारते पीटते धमकाते भी रहते हैं, ये तो रहेंगे ही, लेकिन आपका काम, जिस स्कूल से आप आए हैं और आप जिस जीवन विद्या से जुड़े हैं, डिसिप्लिन कमेटी के इंचार्ज आप रहोगे और यहां बच्चों को मारना पीटना धमकाना नहीं, समझाना है। मारने पीटने डांटने का काम ये और लोग करेंगे, आपको बच्चों की काउंसलिंग करनी है। सही है बेटा। दूसरी बात, अब आगे और बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। अभी तक हमारी संकीर्णता है, शायद मेरे अंदर भी है, अभी तक मेरा भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आज भी हम दूसरों की योग्यता से और अयोग्यता से प्रभावित होते हैं, मैं भी होता हूं। मैं कई बार दूसरे की योग्यता को उसकी अयोग्यता समझकर अपने मन में, क्योंकि मेरी तो योग्यता नहीं है, अब मेरी योग्यता नहीं है कि मैं करमवीर भाई के जो मुझसे बड़े हैं उनका कोई मूल्यांकन करूं, लेकिन फिर भी कई बार हम कर देते हैं। उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम उनकी बातों के आपस में फिर शेयर भी करते, नहीं भाई भैया ने ऐसा काम किया, हमें ठीक नहीं लगा। और मेरी तो इतनी स्पष्टता बन चुकी थी कि मैं उनको भी कई बार बोल देता था, वो भी मुझे बोल देते थे, या महेश भाई के साथ, किन्हीं के साथ। तो जीवन विद्या में आके क्या हुआ कि हमें स्पष्टता बनी, जो चीज अच्छी नहीं लगी और वो बात मुझे आप में अच्छी लगी कि स्पष्टता के साथ आप सवाल उठा पा रहे हैं, बढ़िया है। ये स्पष्टवादिता होनी जरूरी है, ये जीवन विद्या के पश्चात हुई ठीक हो पाएगी, लेकिन इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हम मूल्यांकन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। दूसरी बात, कई बार लगता है कि आप क्लास में बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, आप इस चीज को थोड़ा फील करना कि आप कक्षा में बहुत सारी मेहनत कर पा रहे हो, लेकिन आपको कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता है। श्रेय क्लास के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसे मैडम बहुत अच्छा बच्चा समझती है। कैसा रहेगा, क्या करेंगे आप? आप अपने कार्य प्रयास को रोक देंगे या आगे बढ़ते रहेंगे? और इसका जवाब आपको इमोशनल होकर नहीं देना। पूरी क्लास में डेकोरेशन का एक जो है प्रोग्राम आपको दिया गया, आप इंचार्ज थे, आपने बड़े बढ़िया से अपना पूरा तन मन धन लगा के पूरी क्लास को डेकोरेट किया, और उसमें एक बच्चा जो केवल वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए आया और क्लास टीचर ने उसकी क्लैपिंग करा दी, भाई इस लड़के का बड़ा योगदान था, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उस व्यवस्था का भागीदार बनना चाहेंगे आगे? बताइए। बोलो श्याम, जवाब दो। सर नहीं, बट लेकिन सर मेरे को अपना काम भी तो नहीं रोकना है ना दूसरों के चक्कर में। मुझे अपना ही काम नहीं रोकना। आप ये देखिए, हम पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और 2 साल के सघन प्रयास के बाद मुझे तुम ये बच्चे मिले। हम आए तो इसी काम के लिए थे ना, क्योंकि ये सारा काम हमें बच्चों के साथ करना था। मौका कब मिला है? अब। आज भी तो हम सभी साथी आए थे ना, और आज भी मैंने सभी साथियों को बोला ही था कि भाई जब भी अपना योगदान क्लास में चाहे वो दे सकते हैं। और भी तो साथी जुड़े हैं। तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक फोटो खिंचवाने वाले, एक काम करने वाले। दूसरी बात, मुझे आज कहा गया, वर्मा सर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्लास बच्चों की शाम को ले रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ग्रुप में तो आप भी लोग हैं, आप भी आइए शाम को ज्वाइन कीजिए। जिस दिन मैं अच्छा फील नहीं कर रहा या मैं थका हुआ, आप क्लास ले लीजिए, क्योंकि यहां ये मेरी क्लास और तेरी क्लास वाला काम है ही नहीं। आज भी मैंने कई टीचर्स को बोला, भाई आप सब जीवन विद्या वाले हैं, स्कूल छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ग्रुप में ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनकी जागृति में सहायक हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो बेटा मेरा काम है जो मुझे मिला वो देना, जो मुझे मेरे टीचर से मिला उनका मैं किसी प्रकार से उपकार का बदला उतार पाऊं। और जिस जीवन विद्या के लिए आए थे, ये 10 बच्चे भी हमने तैयार कर दिए यहाँ पे स्कूल में, तो मुझे लगता है कि हम 10 जो आए थे वो 10 लोग अपनी छाप छोड़ गए।
और मुझे इस ग्रुप से भी कोई मतलब नहीं है। इसको जीवन विद्या का ग्रुप कहा जाए, वर्मा सर का ग्रुप कहा जाए, ओमवीर भाई का ग्रुप कहा जाए, करमवीर भाई का ग्रुप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां क्या काम है, आप पहले दिन से जुड़े हैं, सारा काम पहले जीवन विद्या में हमने क्या सीखा, अस्तित्व सहअस्तित्व तो है, लेकिन समझने की दौड़ में मुझे सारा काम अपने ऊपर करना है। लेकिन क्या है, मैं दूसरों की तरफ देख पा रहा हूं। जहां मैं दूसरों की तरफ देख पा रहा हूं, इसका मतलब है मैं अपने पर ध्यान नहीं रख पा रहा। मुझे तुलना करनी ही नहीं। हो सकता है मेरे आचरण में भी आपको कुछ कमियां दिखाई दे, तो आपको मेरी कमियों से प्रभावित नहीं हो रहा, मुझसे जो ठीक ठाक मिले वो लेते रहिए। दूसरी बात, मूल्यांकन कौन किसका करता है? आप 12th क्लास में हो, आप 5वीं तक के बच्चों का पेपर चेक कर सकते हो। आप में ज्यादा योग्यता है तो आप 10वीं कक्षा तक के बच्चों का भी पेपर चेक कर सकते हो। लेकिन क्या एक 10वीं कक्षा का बच्चा आपका पेपर चेक कर देगा? नहीं। इसको समझना है। तो मूल्यांकन हमेशा श्रेष्ठ नेक्स्ट का करता है। श्रेष्ठ का मतलब जो मुझसे बड़ा है, और नेक्स्ट का मतलब है जो मुझसे छोटा है। हमेशा बड़ा छोटे का मूल्यांकन करता है। बहुत बढ़िया है, आपने मेरी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया। लेकिन आप एक व्यवस्था देखिए, इस स्कूल में अगर मैं अभी यही बातें हमारी चलती रही तो हमारा आज एक ही पैरा होगा, बाकी हमें कल करना पड़ेगा। इस स्कूल में खास बात है, यहां प्रिंसिपल सर का इंटरफेयर बहुत कम है। प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, हर दिन लगभग 100 टीचर हैं, हर दिन एक टीचर को एक दिन का प्रिंसिपल बनाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर बच्चों को बनाते थे ना एक दिन का प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल सर टीचर्स को ही एक दिन का प्रिंसिपल बनाते हैं। उसके सारे पीरियड अरेंजमेंट लगा दिए जाते हैं, वो ऑफिस में बैठता है, उसके लिए अलग से एक चेयर डेजिग्नेटेड है, वो वहां बैठता है। पूरे स्कूल में जहां बच्चों की ड्यूटी लगानी होती वो खुद लगाता है। बीच बीच में घूम के हर एक क्लास का राउंड लेता है। किसी कक्षा में अगर कोई टीचर नहीं है तो वो टीचर को फोन करके उनकी क्लास में आने का निर्देश देता है। व्यवस्था अच्छी है या नहीं है? इससे क्या होता है, व्यक्ति में जिम्मेदारी का भाव आता है। एक प्रिंसिपल का क्या रोल है वो टीचर समझ पाता है, और प्रिंसिपल को स्कूल की व्यवस्था से संबंधित जो अन्य कार्य हैं, टीचर के सैलरी के बिल हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आती हैं, बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, प्रिंसिपल सर उनके काम में लगे रहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या देखिए, जिस प्रकार हमारे स्कूल में छुट्टी के टाइम बच्चों की ड्यूटी लगती है, यहां इस स्कूल में हर गेट पर, लिफ्ट में, हर फ्लोर पर, टॉयलेट के सामने 2-2 बच्चों की ड्यूटी लगती है पूरा दिन। तो यहां से बच्चों के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है जन्म, उनके अंदर जो भावना है वो पैदा होती है। तो जो हम बात कर रहे थे वो हम व्यवस्थागत रूप में कर रहे थे। मैंने शायद पहले भी कभी बताया था आपको, आपके बारे एक काम करना, आप सभी मेरे पुराने स्कूल चलना। आपने ये स्कूल देखा है ना, बहुत अच्छे से देखा है। आप मेरे पुराने स्कूल चलना। मैंने हमेशा बच्चों को बोला कि मैं अपने पुराने स्कूल को बड़ा मिस करता हूं। उस मिस करने का एक कारण था व्यवस्था। आप मेरे यहां 3rd पीरियड में चलना, 4th पीरियड में चलना, ग्राउंड में बच्चा दिखाई नहीं देगा आपको। अब यहां भी है थोड़ा हम अंतर, ये मैं व्यवस्था की ये नहीं कह रहा कि यहां पे व्यवस्था खराब है, लेकिन यहां भी एक फैक्टर काम कर रहा है कि उस स्कूल में 1100 बच्चे थे, यहाँ पे 2500 बच्चे हैं। जब पीरियड सफल होता है तो एक क्लास को दूसरे क्लास में जाने के में टाइम लगता है। ऐसा ही हमारे स्कूल में भी है। बच्चों का आप देखेंगे तो बच्चे आपको मोस्टली ग्राउंड में या दाएं बाएं घूमते दिखाई देंगे। उसका रीजन है 4000 बच्चे हैं और लगभग 60 सेक्शन हैं। 60 सेक्शन से अगर पानी पीने के एक टाइम में एक बच्चा बाहर आता है तो आपको स्कूल में ग्राउंड में 60 बच्चे घूमते हुए दिखाई देंगे और आप उनको रोक नहीं सकते।
तो क्यों पानी पीने के लिए आए हैं या टॉयलेट करने के लिए आए? लेकिन व्यवस्था के अर्थ में होना, एक तरफ तो बच्चे की पानी पीने के लिए बाहर आए हैं या टॉयलेट करने के लिए बाहर आए, और दूसरा मतलब है कि बच्चे क्लास बंक करने के लिए या मौज मस्ती के लिए बाहर आए हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे। ऐसा नहीं। व्यवस्था कब बनेगी? जब मैं अपनी खुद की व्यवस्था को समझ पाऊंगा, मैं व्यवस्थित हो जाऊं। आज हम इस ग्रुप में 7 लोग बैठे हुए हैं, 7 के 7 लोग अपनी अपनी गारंटी ले कि मैं दूसरे की तरफ उंगली ना उठाकर अपने ऊपर ध्यान दूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास व्यवस्था बन जाएगी। अभी हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हैं। अभी हम सीखने के क्रम में हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी तरफ देखने का समय नहीं है। अपने ऊपर देखने का है कि मैं अपनी जागृति कैसे प्राप्त करूं। और यहां है मेरा काम, तुम्हें स्टेशन तक लाना है जहां जीवन विद्या की ट्रेन खड़ी है। यहां हर डिब्बे में मुझसे बढ़िया, मुझसे समझदार, मुझसे श्रेष्ठ प्रबोधक भाई बैठे हैं जो आपको और समझाएंगे। वहां आपको ऐसा भी लगेगा कि वर्मा सर ने जो समझाया था यहां उससे कुछ अलग है, और इसका एक कारण भी है, क्योंकि स्टेशन तक मैं आपको जो लेके आया हूं वो साइकिल पे लेके आया हूं या पैदल लेके आया हूं। इस पैदल चलने पर आपके कपड़े भी खराब हो सकते, जूते भी खराब हो गए, आपको धूल भी लगेगी, लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर एसी रूम में बैठोगे वहां जो ज्ञान मिलेगा वो और भी ज्यादा फाइन होके मिलेगा। अभी जब मैं आपके सामने उदाहरण ले रहा हूं वो आम जीवन के उदाहरण ले रहा हूं। इसमें से कुछ जो उदाहरण है आपको कनेक्ट करने के लिए, किससे कनेक्ट करने के लिए? अध्यात्मवाद से कनेक्ट करने के लिए, भौतिकवाद से कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ लाइट उदाहरण भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप जिस स्तर पर है अभी 12वीं क्लास में, जितना जीवन आपने देखा है, जितनी जीवन की यात्रा आपने की है, उसके आधार पर ही एग्जाम्पल देके मुझे आपके लिए इस अध्ययन को सरल बनाना है ताकि हम समझ पाए। इतना ही मात्र है। क्योंकि जब हमने परिचय शिविर किया, परिचय शिविर के बाद आगे पुस्तकें की, तो हमें लगा कि जो हमारे प्रबोधक भाई ने पहले समझाया था अब उससे कुछ डिफरेंट आने लगा है। मूल्यों पर भी जब हम देखेंगे ना, तो जिस तरह से मैं आपको मूल्य कराऊंगा, और जब आप किताबों में थोड़ा सा मूल्य आगे पढ़ेंगे तो और भी फाइन ट्यूनिंग उनकी हो जाएगी। स्पष्ट? संतुष्टि हो गई? क्यों श्याम, आगे बढ़े अगर संतुष्टि होगी बेटा तो? यस सर, ठीक है सर। और मुझे गुस्सा भी नहीं आया, और थैंक यू, आपने इस तरफ ध्यान दिलाया। गुस्सा ना होना, धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाना अलग चीज है। यहां मेरा प्रभाव, अगर मेरे पास जीवन विद्या नहीं होती तो कुछ अलग होता। मैं आपको डांटा, तू होता कौन है मेरे बारे में ऐसे कहने वाला, तू है कौन, तू लेफ्टिनेंट बन गया क्या, इस तरह की बातें हो सकती थी, लेकिन उससे आपकी समझ की यात्रा थोड़ी सी कमजोर हो जाती। और यहां थोड़ा मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है बेटा, अपने आचरण में एक जिम्मेदारी वाले भाव के साथ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा? हम कर्मवीर भाई को अपना आदर्श मानते हैं, कई बार कर्मवीर भाई को भी गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कर्मवीर भाई को गुस्सा आएगा तो हम भी गुस्सा करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी व्यवस्था है स्कूल, मेरे सामने एक छोटी व्यवस्था है मेरी क्लास। तो हो सकता है कि अभी पूरी व्यवस्था को एक रूपता में लाने के लिए, एक सूत्रता में लाने के लिए उनको गुस्सा करना पड़ता होगा व्यवस्थापक। पर बाबा जी ने भी लिखा है कि जब तक व्यवस्था नहीं होती वहां शासन जरूरी है, और शासन का मतलब ही है मारना, पीटना, डांटना, धमकाना, समझाना, ये शासन का ही है। सरकार बार बार कहती है चोरी ना करें, जेब ना काटे, मर्डर ना करें, फिर भी लोग करते हैं। तो सरकार क्या करेगी? समझाएगी या उन्हें पुनिश करेगी, जेल में डालेगी? क्योंकि समझा के तो देख लिया, मम्मी पापा ने, स्कूल में टीचर ने, सबने समझा के देख लिया ना बेटा,
चोरी करना गलत बात है, लड़की को छेड़ना गलत बात है, फिर भी लोग करते, तो क्या करना पड़ेगा? फिर शासन मजबूरी है व्यवस्था के लिए। और इसे क्या कहते हैं? शक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जब व्यक्ति को समझाया गया तो वो समझा नहीं। तो शक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था का कारण यही है कि मानव समझदार नहीं हुआ। जिस समय मानव समझदार हो गया, ये शक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, पीरियड्स लेने ही हैं। सरकार हमें 8 पीरियड की तनख्वाह देती है और हम 8 पीरियड लेंगे। लेकिन व्यवस्था के अर्थ में जब 4 पीरियड में मेरा काम हो रहा है, उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि हर टीचर के हिस्से में, जितने भी हम फिजिकल टीचर्स हैं, सबको 22-22, 20-20 पीरियड दे रखे। 1-2 पीरियड में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद डेली एक अरेंजमेंट भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग 30 पीरियड हो गए। और यहां सबके सब खुश है। यहां मैं अपने एक पीटी साथी को देखता हूं जो सुबह 5:30 बजे 6 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं, जबकि उनकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है। वो सुबह सुबह आकर अपने हॉकी के बच्चों की, फुटबॉल के, अपने कबड्डी वाले बच्चे, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद वो उन्हीं के ड्रेस में स्कूल में प्रेयर करा देते हैं, एक पीरियड ले लेते हैं। उसके बाद वो घर पे जाते हैं, नहा धो के तैयार होके खाना खा के आते हैं। और प्रिंसिपल सर ने अलाउड कर रखा है कि आप सुबह 2 घंटे एक्स्ट्रा पे करते हैं, शाम को भी 1 घंटा आप इवनिंग क्लास भी लेते हैं, तो आपको हम 2 घंटे का बीच में आराम दे रहे हैं, आप जाइए घर पे नहा धो के आइए। अब ये देखिए, ये हो किस व्यवस्था में रहा है? ये व्यवस्था के अर्थ में या अव्यवस्था के अर्थ में? या इस बात को देखना जरूरी है। या कुछ टीचर ये भी कह सकते हैं कि सर इसको आप 2 घंटे बीच में गायब कर दे, तो हमें नहीं करते। तो यहां ये देखा जाना जरूरी है कि कार्य जो है वो व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है या अव्यवस्था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था में जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है। क्या कह रहा है? अव्यवस्था में अगर मानव जीता है तो क्या मिलेगी? समस्या। और व्यवस्था में जिएगा तो क्या मिलेगा? समाधान। आदमी समस्याग्रस्त रहना नहीं चाहता, हमने बात कर ली। अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान का अर्थ है सुख, और मानव सुख धर्मी है। समस्या का अर्थ है दुख, और समस्या को आदमी चाहता नहीं। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं। हम किसी को डरा के, किसी को लालच देके उसे खुश नहीं कर सकते। और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। आदमी अपना सुख चाहता है। कांग्रेस को देख लो, बीजेपी को देख लो, किसी भी राजनीतिक दल को देख लो, वो संसार में भय और प्रलोभन के द्वारा, कोई डीटीसी में टिकट माफ कर रहा है, कोई लोगों को राशन फ्री में बांट रहा है। ये प्रलोभन है। और भय है कि तुमने फला फला कांड किया था, या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जाओगे जेल में। तो यह भय और प्रलोभन दोनों चीजें प्रयोग की जाती हैं। समस्त संसार इसी पर तुला हुआ है कि इससे समाधान मिल जाए। और वो समाधान किसके लिए ढूंढ रहा है? अपने लिए। अपने समाधान के लिए वो लोगों में, अन्य लोगों में भय और प्रलोभन पैदा कर रहा है। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, जबकि इससे व्यवस्था हो नहीं सकती। आज भी हमारा सारा प्रयास क्या है? मानव को हम किस लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं? ताकि वो भय और प्रलोभन के द्वारा स्वयं को संतुष्ट करना, समाधानित हो। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण से उसके टूटने का कार्यक्रम हो जाता है। यानी भय और प्रलोभन देने के बाद अगर मेरा कोई काम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो फिर साथ में ये भी डर लग रहा है कि ये आज तो आदमी मेरे साथ है, आज तो इनको डरा धमका के लालच देकर अपने साथ मैंने शामिल कर लिया, अगर ये कल मुझसे कट गए तो। अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरे पास 22 सीटें हैं, मुझे 25 चाहिए, तो 3 लोगों को मैं भय और प्रलोभन देकर अपनी तरफ ले लेता हूं, दूसरी पार्टी से तोड़ लेता हूं। लेकिन एक डर भी रहता है, कभी दूसरे वाला भी मेरे नेताओं को ना तोड़ ले।
आप इसको देखिए, जांचिए, ये हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। व्यवस्था किस आधार पर होगी? मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर। मुझे वोट मिलेगी मेरे मूल्यों के आधार पर। जनता उन मूल्यों का मूल्यांकन करेंगी और मूल्यांकन करेगी, मुझे खरा पाएगी तो मैं एक बार मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर एक बार पद पा गया तो मुझे अब बार बार डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार मैंने समाधान पा लिया कि मुझे लड़कियों के साथ बहन का ही संबंध बनाना है और ये मेरी व्यवस्था में आ गई, ये मेरे आचरण में आ गई, तो मुझे ये तो डर नहीं है कि कोई बहन मुझ पर कोई लांछन ना लगा दे, कोई बेटी मुझ पर कोई लांछन ना लगा दे। ये भय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें दिखावा करूंगा, इसमें ड्रामा करूंगा और डरा धमका के सबको अपनी तरफ करूंगा। एक तो सभी बेटियां मुझे अपने पिता स्वरूप समझकर मुझे वोटिंग करती हैं, सभी बहनें समाज में मुझसे सुरक्षित रहकर मुझे अब वोटिंग करती हैं, तो यहां मेरी वोट मजबूत है, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं उनको डरा के, धमका के, धमकियां दे के तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, या तुम्हें मैं विदेशी घोषित करके देश से बाहर निकाल दूंगा, इस प्रकार मैं भय और प्रलोभन के बस में, या तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, इस प्रकार मैं भय और प्रलोभन देता हूं, तो ये मेरी वोटिंग सदा सदा के लिए रहेगी नहीं। कब टूट जाए, कब किसके अंदर, देखो आज क्रांति के दुख, रूस में जितनी भी क्रांति आई वो कब आई? जब रूस के शासक का अत्याचार बढ़ गया, जो जार था वहां पे, तो उसका शासक जार का जो क्रोध या कह ले उसकी जो अव्यवस्था थी बढ़ गई, इसमें लोगों का ज्यादा शोषण करना शुरू कर दिया, तो वहां के लोगों ने क्रांति की और क्रांति से क्या हुआ? जार का शासन खत्म। क्यों? क्योंकि शासन की नींव ही भय और प्रलोभन पर रखी हुई थी। यही बाबा जी समझा रहे कि भय और प्रलोभन से जो भी कार्यक्रम करेगी उसके टूटने का डर रहेगा नहीं। अतः मूल्य मूल्यांकन से जो व्यवस्था बनेगी वो सदा सदा के लिए बनेगी। परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, सभी स्तर पर व्यवस्था इस विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है कि मानव अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके, न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके। व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो मैंने समझा, जैसा मैंने समझा वो मेरे जीने में आ जाए। और जीने में भी यहां सार्थकता की बात हो रही है, निरर्थक की बात नहीं। जो वर्तमान में जो शिक्षा हमारे को दी जा रही है उस शिक्षा के अनुसार हमने जी के देख लिया, हमें कितना सुख मिला ये भी देख रहे हैं। और तुम जो बनना चाहते हो, तुम सीए बनना चाहते हो, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि उसमें सुख मिलेगा, तो एक बार जो व्यक्ति वो बन चुके हैं उनसे पूछ के देख लो। तुम सीए बनना चाहते हो, एक सीए से पूछ के देख लो क्या वो खुश है, सदा सदा के लिए खुश। और अगर वो कह रहा है कि यस आई एम वेरी हैप्पी, तो देखो वो हैप्पीनेस का मतलब क्या समझ रहा है। क्या उसके पास हैप्पीनेस का अर्थ है एक बड़ी गाड़ी होना? हैप्पीनेस का मतलब अर्थ है कि 3 BHK का फ्लैट होना? हैप्पीनेस का अर्थ है कि एक सुंदर बीवी होना? अगर ये हैप्पीनेस है तो फिर देख लो कि वो अपने परिवार में कितना खुश। वो जो गाड़ी लाया है, जब उस गाड़ी के ऊपर स्क्रैच पड़ती है तो उसकी खुशी 4 गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती? इसको देख लो। एक मकान जो उसने लिया 3 BHK, उस मकान में भूकंप के कारण हल्की सी दरार आने पर उसकी खुशी क्या होती है वो देख लो। यहां बता रहे हैं कि ये जो खुशी है, जिसे हम समाधान समझ रहे खुशी है, ये इंटरनल है, ये वस्तु से प्राप्त नहीं होती, ये संबंधों से प्राप्त होती है। मेरे घर में दरार आ गई, मेरे संबंधों में दरार नहीं। मेरी गाड़ी पर स्क्रैच पड़ गई, मेरे पति पत्नी, मेरे माता पिता, भाई बहन के संबंधों पर दरार नहीं पड़ी, उन पर स्क्रैच नहीं पड़ी। उन पर स्क्रैच पड़ती है तो दुख होता है। घर टूट गया कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ठुक गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ है, समाज के लोग मेरे साथ हैं। और वो किस आधार पर? मूल्य मूल्यांकन के आधार। आप देखिए, हम विद्यालय में रहते हैं, किसी भी कार्यालय में रहते हैं, एक बड़े पद पर है, जैसे ही उस पद से हम रिटायर होते हैं, कुछ लोगों की उस दफ्तर में कुत्तों जितनी इज्जत नहीं करते बाद में। वो जो एक आदमी बड़े पद पर रहकर बड़े रोब के साथ जिया था, बड़े रोब के साथ लोगों का शोषण किया था, तो अपनी चलाई थी, बार बार लोगों को परेशान किया था, जब वो रिटायर हो जाता है तो कोई से नमस्ते करके खुश नहीं होता।
आप खुद अपने जीवन में देख लो, आपके जीवन में आया एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा अध्यापक जिसने केवल आपको हरासमेंट दी है, समझाने के नाम पे समझाया नहीं, कभी क्लास में आया नहीं, जब भविष्य में आपको मिलता है तो आप नमस्ते करके खुश नहीं होते उसको, अरे यार ये ऐसा टीचर था। लेकिन एक दूसरा टीचर जो अपना समय निकाल कर भी आपको समय दे रहा, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा है, आपको समझा भी रहा है, आपके घर पे जाके घर वालों से भी बात कर पा रहा, उस टीचर के लिए आपके मन में कैसा रहेगा एक बार देखो। तो यही है कि मूल्यांकन के साथ जब जिया जाता है तो ये व्यवस्था बनती है, व्यवस्था में ही सुख है, व्यवस्था में ही समाधान है, अन्यथा अव्यवस्था ही है और दुखी ही है। 10 बज गए हैं, तो एक अंतिम बीच वाला पैरा हम कर रहे थे। परिवार में हर आदमी, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। अब बात हमने कितना शिक्षा और संस्कार की, अब ये आ गया आज जो हमने बोर्ड पे लिखा था शिक्षा और संस्कार, तो क्या है, परिवार में हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार है। समझ देना, समझदारी देना, और समझदारी का मतलब क्या है, समझ का मतलब क्या है, उसको ज्ञान देना। कौन सा ज्ञान, वो 3 प्रकार का ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये 3 ज्ञान शिक्षा के साथ हम बच्चे को देते हैं तो बच्चे में शिक्षा और संस्कार व्यवस्था के रूप में होते हैं। इसे समझदारी का लोक व्यापीकरण करना कह सकते हैं। समझदारी का लोक व्यापीकरण करना, लोक व्यापीकरण का मतलब पब्लिसिटी करना, यानी मैं समझदार हो गया, मैं समझदार होकर समझदारी पूर्वक जीने लगा, वो अनुभव, वो आचरण, वो सहअस्तित्ववाद मेरे आचरण में आ गया, मेरे व्यवहार में आ गया, मेरे व्यवहार से लोग प्रभावित होने लगे, उन्हें लगने लगा कि मैं जी रहा हूं। तो मानव जीना ही चाहता है, वो स्वयं मेरे पास आएगा, वो जानना चाहेगा कि ऐसा मेरे अंदर क्या हुआ जो मैं समाधानित हो गया, और तुमसे प्रभावित होकर जीना शुरू कर दे। इसी से लोक व्यापीकरण होगा। लोक व्यापीकरण का बाबा जी ने बड़ा सरल तरीका बताया है। लोक व्यापीकरण केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए ये जो जीवन विद्या है, ये शिक्षा की वस्तु, ये शिक्षा में आनी चाहिए। ये जो शिक्षा वर्तमान में चल रही है, ये भी चलती ही रहेगी, लेकिन इसके साथ मूल्य शिक्षा भी आ जाओ। आदरणीय सिसोदिया भाई ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था दिल्ली में मूल्य शिक्षा देने के लिए, हैप्पीनेस कार्यक्रम आरंभ किया। आज ये जो हैप्पीनेस कार्यक्रम है, ये किसी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में सरकार ने इसे अपनाया है और वहां करोड़ों रुपए खर्च किए। नेपाल सरकार ने भी इसको अपनाया है। नेपाल सरकार में हैप्पीनेस जो है पाठ्यक्रम, वो पूरे देश में लागू हो रहा। क्यों? क्योंकि इसकी सार्थकता समझ, हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे परिवार में संबंध किस प्रकार टूट रहे हैं। आए दिन आप YouTube पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मम्मी ने मोबाइल फोन नहीं दिया, वो मुश्किल से 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा है, लठ लेके अपनी मां को सर फोड़ दिया, मर गई मां वहां पर, और मां मरी पड़ी है, तड़प रही है, और वो मोबाइल में गेम खेल रहा है हाथ से छूकर। इस प्रकार के जब ये दर्दनाक वीडियो हम देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है। इसके लिए बाबा जी कहते हैं कि ये शिक्षा की वस्तु, हर बच्चे को समझदार बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। आज मुझे भी कई बार लगता है, मैं अपनी कई बार बिटिया को अपनी टैबलेट दे देता हूं, छोटी बिटिया को। बड़ी बिटिया समझदार हो गई, वो समझ पा रही क्या करना, अब वो स्टेबल है, वो समझ पा रही क्या करना है, उसकी मुझे टेंशन नहीं। लेकिन छोटी बिटिया जब मोबाइल उठाती है और वो फेसबुक या कई बार इंस्टा वगैरह की रील देखना शुरू करती है या यूट्यूब को देखती है, तो हम अलार्मिंग कंडीशन में आ जाते हैं। जब हम उससे मोबाइल लेते हैं कि बेटा तेरे को पढ़ने के लिए दिया था, और पढ़ते पढ़ते यूट्यूब पे अपनी क्लास का देखते देखते, अब तुम्हें पता है यूट्यूब पे पता नहीं बीच में कैसे कैसे क्या क्या ऐड आ जाते हैं। इसलिए मैंने पूरा पैकेज भी खरीद रखा है यूट्यूब का, ताकि बीच में कोई उल्टा सीधा ऐड ना आए। लेकिन फिर भी बच्चों को जब मैं डांटता हूं मोबाइल को लेके, तो बच्चे का मुंह बन जाता। फिर वहां तुलना प्रारंभ हो जाती है अपने माँ बाप की दूसरों के माँ बाप के साथ।
लेकिन सही बात है, मुझे अपना परिवार देखना है और अपने परिवार को व्यवस्था के रूप में देखना है। ये वही बात है श्याम कि सारा काम पहले मुझे अपने ऊपर करना है। एक मिनट छोड़ दो। भानु, भानु बेटा, एक गिलास पानी दे दो। क्या सब दे दो। पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद योजना। योजना में एक है जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है। इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। यहां दो चीजें बताई आप। दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन से आदमी की दृष्टि विकसित होती है, देख पाने की क्षमता। दृश्य, दर्शक, दर्शन, दृष्टि, दृष्टा, ये कुछ शब्द है, इन पर हम चर्चा करेंगे विस्तार। अब इतना ही समझते हैं, दर्शन का मतलब है जो हमारी फिलोसफी है। अभी तक हमारी फिलोसफी में आदर्शवाद रहा, तो हमारे विचार आदर्श विधि वाले ही रहे। जब विज्ञानवादी दर्शन आया, जिसे हम भौतिकवाद कहते हैं, तो हमारा दर्शन भौतिकवाद हो गया और हमारे सारे विचार जो थे वो कभी आदर्शवाद से कभी भौतिकवाद से प्रभावित होते रहे। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन कौन सा? मध्यस्थ दर्शन। इस दर्शन से हमारे क्या हो गए? विचार चेंज हो गए। विचार के बाद होगा शास्त्र, और शास्त्र के बाद बनेगी योजना। योजना सुख समृद्धि समाधान के साथ जीने की। योजना में एक योजना है जीवन विद्या। इस जीवन विद्या योजना से मानव परिवार मानव चेतना संपन्न होने की पूरी गुंजाइश है। यानी बाबा जी ने जो जीवन विद्या योजना दी है, जो हम ये जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बाबा जी कह रहे हैं कि पूरी गुंजाइश है कि मनुष्य जीव चेतना से मानवीय चेतना की तरफ बढ़ेगा। इस समझ के आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। यानी जब समझ आएगी तो व्यवस्था को समझेगा, और व्यवस्था को समझेगा तो मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए सबसे पहली जो व्यवस्था है वो परिवार है। वो परिवार में जीना आ जाएगा उसको। पहले एक परिवार स्वयं मूल्यों के साथ आपस में जिएगा, इसी प्रकार उस परिवार को देख के अन्य परिवार प्रभावित हो गया। पूरे समाज में सभी परिवार अपने मूल्यों के साथ, समृद्धि भाव के साथ, समाधान के साथ, तृप्ति के साथ जीते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसी से बनेगी सार्वभौम व्यवस्था। तो आज हमने पेज नंबर 57 के ये पहले दो पैरे पढ़े हैं। इसमें किसी बच्चे का कोई सवाल हो? और मैं फिर से एक बार आपको बता दूं बेटा, मैं भी आपकी तरह जागृतिकरण में ही हूं। फर्क इतना हो सकता है कि आप कक्षा 1 में हो सकते हैं, मैं कक्षा 3, 4, 5 में हो सकता हूं। मैं भी अभी तरह पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुआ, मैं भी यात्रा में, मैं भी ये जो भौतिकवाद है और आदर्शवाद में इनसे घिरा ही हुआ, लेकिन विचार परिवर्तित हो रहे। और इसका फल परिणाम मुझे ये मिल रहा है कि मेरी कल माँ ने ही मुझे बोला ये तुम नास्तिक हो गए। उनके लिए आज भी इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव ही हैं। राम उनके लिए देवता है, कृष्ण उनके लिए भगवान है। मेरे ही परिवार में कुछ दुर्घटनाएं हुई, पहले मेरा बेटा एक्सपायर हुआ, फिर भाई का बेटा एक्सपायर हुआ, लेकिन आज भी हम भगवान को मानते हैं और ये समझते हैं कि वो जो एक्सपायर हुए ये शायद हमारे पूर्व जन्म के तो आप कर्म हमने किए होंगे, उनका फल मिला। बड़ी अजीब मानसिकता बनाई है कि जो धर्म गद्दी बैठी है ना, जब बुरा हो जाए तो सारे मेरे पुराने कर्मों का दोष है, भला हो जाए तो भगवान की कृपा है। जबकि आप चारों तरफ अगर घूम के देखोगे, आप इस बात को ध्यान रखना, आपके सामने जो आ रहा है, आपका जो वर्तमान है,
वो आपके भूतकाल में किए गए कर्मों का ही फल है, इसी जीवन के, इस पुराने जीवन के नहीं। आपके आचरण का ही प्रमाण है। आपने अगर किसी बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है और उसने आपकी कंप्लेंट कर दी और आपको कोर्ट में मुकदमे भुगतने पड़ रहे हैं और आपको जेल हो गई है, तो इसमें कोई भी भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। और ये किसी भगवान ने भी नहीं किया, किसी पुराने जन्म के कर्म का फल नहीं है। आपने इसी जन्म में कुछ गलत कार्य किया, आपका जो कार्य व्यवहार है उसका फल परिणाम आप भोग रहे हैं। इसमें किसी देवी शक्ति की या किसी दिव्य आत्मा के बारे में कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता, वो पता। आज मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान कृपा करता है, कई लोगों को देखा मैंने, मेरी भी पहले एक मानसिकता थी कि परिवार मतलब भगवान के सामने मत्था टेकना। मैं दिव्य मानव देव मानव को मानता हूँ, जो हमारे ग्राम देवता है, जो पितृ देवता है, उनको मैं स्वीकार करता हूँ, सहज स्वीकार करता हूँ कि ये देवता के रूप में है। मुझे मानव शरीर देने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके योगदान के प्रति हम कृतज्ञता का भाव अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसा समझ लेना कि इनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म से मेरा भला होगा, ये ठीक नहीं है। मेरा भला मेरे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म से होगा, इसको देखना। अगर तुम्हें लगता है कि किसी को भी ये यकीन हो कि भगवान मेरा बेड़ा पार कर देगा, मुझे पाप मुक्त कर देगा, मेरी सारी पीड़ाएं हर लेगा, तो एक काम करना, अभी अब की बार तो यूटी हो ना, उस यूटी में कलम छोड़ के बैठ जाना, बोलो भगवान मैं आपके ऊपर पूरा यकीन करता हूं, मेरा पेपर कर दो, मुझे कुछ ना आता। फिर देखना भगवान अचानक से प्रकट हो गए और दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारा पूरा पेपर कोई ना कोई कर देगा। क्यों स्नेहा, हो जाएगा ना पेपर ऐसे ही? नहीं सर, नहीं होगा। अरे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना, 101 का चढ़ा देना, 2 वर्ष ज्यादा कर लेना। क्यों माही? नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति जेल में चला गया, उसने कुछ गलत काम किया और हम उसके लिए वर्त कर रहे हैं। उसे जेल जो मिली है मेरे वर्त के कारण मिली है या उसके गलत कार्य के कारण? उसके गलत कार्य के कारण। और कोई भगवान ऐसा है जो वही जेल में पहुंच जाएगा और सारे जेलर को, सारे पुलिस कर्मचारियों को उठा उठा के दंड देगा, उनको मारेगा पीटेगा और उसे जेल से निकाल लाएगा? है कोई भगवान ऐसा? तो गलत का साथ थोड़ी ना देंगे, वैसे भी जिसने गलत किया उसके साथ तो गलत होना ही है। फिर भी अगर मैंने बोल दिया भगवान मैं बाहर निकल के तुम्हें 1100 रुपए का पैसा चढ़ाऊंगा, तुम्हारे मंदिर में आके छत्र चढ़ा दूंगा, तो फिर तो भगवान आएगा ना। भय प्रलोभन तो हम भगवान को भी दे रहे हैं, फिर तो आना चाहिए उसको, भाई 1100 रुपए का पैसा चढ़ाएगा, चल बेटा जेलर की ऐसी तैसी तू कर, चल पहले। ये समझना है। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। इतना ही समझना है, मेरा कार्य व्यवहार ही मेरे सुख या दुख का कारण है, इतना ही समझना। आज अगर मैं माता पिता को परेशान करता हूं, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाता हूं, उनके प्रयासों को विफल बनाने का प्रयास करता हूं, तो भविष्य में जाकर मुझे कुछ दुख होगा तो उसके लिए मेरे मम्मी पापा जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। आज तुम्हारी मम्मी अगर कह रही कि फला फला लड़की के साथ, फला फला लड़की के साथ नहीं घूमना, तुम नहीं मानती, उसी लड़के से जाके भविष्य में शादी करते हो, तो माता पिता ने समझा दिया शादी नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिमाग में कुछ खुनस भरी हुई है, तो तुम घर से भागकर भी शादी करोगे। उस शादी से मिलने वाले फल परिणाम के लिए तुम जिम्मेदार होगी, ना कि तुम्हारा परिवार। और तुम बाद में उम्मीद ये रखो कि मेरे घर वाले आएंगे और परेशान होने पर मेरी रक्षा करेगा, नहीं करेंगे भैया। क्यों करेंगे? यकीन करके देख लिया तुमने, यकीन तोड़ दिया। लेकिन अगर मम्मी पापा कहीं शादी कर रहे हैं और वहां तुम्हें कोई पीड़ा मिलती है, तो घर वाले साथ खड़े रहते हैं, भाई हमने शादी की थी, हम जिम्मेदार हैं। जो बिचौलिया होता है उसको भी बुलाते हैं, होता है ना ऐसा? यस सर, होता है। ये सारा किसका फल है? मेरे कार्य व्यवहार का। मैंने जो कार्य किया, मैंने जो व्यवहार किया, उसी का फल परिणाम है। बुरा किया तो बुरा होगा ही, भला किया तो भला होगा ही। पर यहां यह भी देखने की बात है कि जब मैं अपने शादीशुदा जीवन में संबंध बनाने के लिए चलता हूं,
तो वो संबंध किस बेस पे है? वो शरीर बेस पे है या जीवन बेस पे है? अगर वो संबंध केवल शरीर बेस पे है, मैंने किसी से सुंदरता को देखकर, किसी का रूप पद धन बल को देखकर अगर संबंध बनाया है और उससे सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो क्षणिक सुखी है, थोड़े पल का सुख है। वो एक समय आएगा जब वो सुखी मेरे लिए दुख बन जाएगा, क्योंकि मैंने शरीर के लिए सुख चाहा है, मैंने जीवन के लिए सुख नहीं चाहा। चलिए, काफी लंबा समय हो गया, 14 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। गुड नाइट। और बढ़िया है श्याम, लेकिन अगर ये अध्ययन से संबंधित सवाल आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा सवाल बढ़िया था, लेकिन सवालों को बाहरी वातावरण में ना देखकर अपने लिए चूज करो। अपने मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको समझो। अगर हम समझे कि कहेंगे राहुल गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो उससे मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे देखने की मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा था और क्या कर रहा हूं और आगे क्या करना, इस पर ध्यान देना। तो जब तक अध्ययन पूरा नहीं होता, सारा दिमाग केवल अपने ऊपर ही लगाना है। ओके, डन। किसी को कोई सर सवाल? मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर आपने कल बोला है कि 2:30 बजे तक उठना है, तो मतलब कौन से रूम में आए फिर? यही देखना है, अगर मैं समय से स्कूल में आ गया तो हो सकता है मैं तुम्हें 7वें पीरियड में बुला लूं, ठीक है ना? तो पहले देखना कि मैं स्कूल में आया हूं या नहीं आया हूं। इस बात की पुष्टि आप किससे करोगे? आप सुशील सर से कर सकते हो, क्योंकि मैं स्कूल में आया तो सुशील सर को पता होगा। ओके सर। और ये कंफर्म नहीं है, मुझे अपने स्कूल से देखना पड़ेगा वहां व्यवस्था में मेरा क्या योगदान है। अगर स्कूल का कार्य प्रभावित नहीं होगा, प्रिंसिपल और मुझे छुट्टी लेनी तो हाफ डे की छुट्टी में देख लूंगा लेके, लेकिन पहले देखना है कि आज भी राजेश मैन को रिलीव करना था, उनको आज भी रिलीव नहीं किया गया है। व्यवस्था, ठीक, व्यवस्था का मतलब संपूर्ण व्यवस्था, खाली मेरे घर की व्यवस्था नहीं। मुझे ऐसी व्यवस्था देखनी कि मेरे घर की व्यवस्था भी ठीक रहे, समाज की व्यवस्था भी ठीक रहे और पूरे देश की व्यवस्था ठीक रहे, मुझे इतना देखना। लेकिन अगर मैं सोचता हूं कि नहीं, पहले मेरे घर की व्यवस्था ठीक हो जाए, ये पॉसिबल, या मेरे ही घर की व्यवस्था ठीक रहे, बाकी समाज जाए भाड़ में, तो ऐसे भी काम नहीं चलता, ठीक है ना? तो संपूर्ण व्यवस्था की तरफ देखना है। बाबा जी को नमस्कार करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, सभी श्रेष्ठ भाई बंधु, सभी प्रबोधक भाइयों के प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हुए हम आज के इस पठन को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड